नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में। उत्तर को आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास किया गया है। यानी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो कि पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए हैं। चूँकि शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक मापन आज के पाठ्यक्रम में नहीं शामिल है कि नई शिक्षा नीति लागू हुई तब ये शामिल हुआ है। इससे पहले भी एक प्रकार से शैक्षिक मापन और मूल्यांकन नाम से एक आपको पेपर पढ़ना पड़ता था बीए थर्ड ईयर में। तो 5th सेमेस्टर में अब इसी को शैक्षिक आकलन कहा जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का प्रथम प्रश्न पत्र जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको बोलेंगे शैक्षिक आकलन। ठीक है, शैक्षिक आकलन को अंग्रेजी में बोलेंगे एजुकेशनल असेसमेंट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 2025 में यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर। सेमेस्टर 5 बीए, आपका अगर बीए कर रहे हैं ग्रेजुएशन में तो शिक्षा शास्त्र आपका अगर सब्जेक्ट है तो शैक्षिक आकलन प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड में शैक्षिक सांख्यिकी, तो दोनों का मॉडल पेपर मैं आपको दे चुका हूं। ये महासंग्राम महामैराथन रिवीजन क्लास है। इसके माध्यम से सारे चैप्टर से 8 इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसमें शामिल किया है। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। मापन की परिभाषा लिखिए। मापन किसे कहते हैं बताएं? मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं इसको, मापन को इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। देखिए, मापन को अनेक विद्वानों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने दृष्टिकोण से मापन प्रक्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया। सिंपल सी बात है कि मापन एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो चूंकि किसी भी चीज़ की परिभाषा अलग अलग व्यक्ति अगर देंगे तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ही देंगे। ठीक है, पहले विद्वान है एमएस स्टीवेंस। एमएस स्टीवेंस कहते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, कोई ऐसा नियम कि जो निश्चित है, स्वीकृत है, सभी लोगों ने उसको मान्य भी कर रखा है। तो मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 1 किलो चीनी आप क्यों डिसाइड करते? तो 1 किलो का जो बाट होता है वो निश्चित है। ठीक है, निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार वो बाट बना हुआ है कि ये इतना जो है लोहे का टुकड़ा ये 1 केजी है। इसके बराबर अगर हम चीनी इधर पल्ले में रखेंगे तो चीनी वो भी 1 केजी हो जाएगी। तो चूंकि निश्चित स्वीकृत नियमों के अकॉर्डिंग हम इतने चीनी को एक अंक देते हैं कि इतना चीनी 1 किलो है, वो होता है आपका मापन। अब ये मापन शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही सेम होता है। जैसे कि आप कोई पेपर आपका हो रहा है, आपको अंक दिया गया कि भाई बच्चा कितने नंबर पर आया है या कितना नंबर उसको मिला, तो वो सब अंक वगैरह देना ये सब मापन में आपका आ सकता है। ठीक है, मूल्यांकन भी इसी के एकदम पैरेलल चलता रहता है। दूसरे विद्वान आते हैं टायलर महोदय। टायलर कहते हैं कि मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है, बंटवारा करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार? नियम करने के अनुसार आवंटन की प्रक्रिया है। ठीक है, वितरण की प्रक्रिया है। तो ये मापन हो गया। तीसरे विद्वान है कैंपबेल। कैंपबेल कहते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को वस्तुओं या घटनाओं, कोई वस्तु है तो उसको एक प्रतीक में व्यक्त कर दिया जाता है, या कोई घटना है तो उसको प्रतीकों में व्यक्त करने का जो प्रक्रिया है उसी को मापन कहा जाता है। ये कैंपबेल ने कहा। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं जी.सी. हेल्मस्टेड, मतलब कि स्टेडर महोदय। ठीक है, ये कहते हैं कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता के विस्तार को आंकिक वर्णन प्रस्तुत करना ही मापन इन्होंने मापन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। यानी कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित जो किसी विशेषता होती, कोई क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी के विस्तार को आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया। यानी कि वो उसकी जो क्वालिटी है, इतने किलो चीनी की जो क्वालिटी है उसको, यानी क्वालिटी को अंक प्रदान करना। ठीक है, वो क्या होता है? मापन होता है। और किसी भी चीज़ की कि इतनी ये चीज़ जो होगा इसका रेट कितना होगा,
जैसे चीनी है 1 किलो, इतनी चीनी कितनी होगी, तो 1 किलो होगी, वो मापन हो जाएगा। लेकिन इतनी चीनी का दाम या 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपये ही होगा, ये मूल्यांकन डिसाइड करता है। ठीक है, एबिल्यूशन डिसाइड करता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले अगले विद्वान आ गए, कहे भैया तू सब तो परिभाषा दी हो बढ़िया बढ़िया, हम हो कुछ दे दिन दो। कहा हाँ बिल्कुल बोलो आप। तो ब्रेडफील्ड और मोरडॉक 2 व्यक्तियों ने मिलकर के कहा कि मापन की प्रक्रिया में किसी घटना या तथ्य के विभिन्न आयामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं कि भाई ये इतना है, जैसे कि इतना चीनी 1 किलो है, इतना तेल 1 लीटर है। ठीक है, ताकि उस घटना तथा तथ्य के बारे में यथार्थ निश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके। जेसी ननली कहते हैं कि वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहा जाता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे ये गिलास है, अब इस गिलास में चाय रखा हुआ है, अब ये गिलास में कितनी चाय आएगी ये मापन के द्वारा डिसाइड होगा। ठीक है, ये गिलास एक मापन का पैमाना हो सकता है, प्रतीक हो सकता है कि इतना चाय जो होगी ये एक प्रकार से आधे लीटर या 1 पाव की होगी। ठीक है, तो ये है मापन। सॉरी, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। सभी को मकर संक्रांति की आगामी बधाइयाँ। ठीक है, खिचड़ी की बधाइयाँ। चले मापन की विशेषताएं बताएं, कल ही है वैसे 14-15 को। चले, मापन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। मापन की कई विशेषताएं, मापन की विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, मापन की कई विशेषता होती है। मापन जो होता है, मेजरमेंट, ये मूल्यांकन करने में सहायक होता है। यानी किसी बच्चे का मूल्यांकन करना है कि कोई बच्चा पहले कैसा था और वो बच्चा आज कैसा है। ठीक है, तो उसका एक प्रकार से उसको जानने के लिए, मूल्यांकन उसका करने के लिए कि पहले वो कैसा था और आज कैसा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका। ठीक है, मापन, यानी मापन के द्वारा हम जैसे पता लगाते कि पहले उसकी कैटेगरी कैसी थी, या पहले वो एक प्रकार से किस तरीके का व्यवहार करता था। ठीक है, या पहले वो कैसा था, तो वही चीज़ इसमें एक प्रकार से मूल्यांकन में शामिल हो जाती है। तो मापन जो होता है मूल्यांकन में सहायक होता है, पहली बात। तो मापन क्या होता है, मूल्यांकन में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, मापन किसी वस्तु का पूर्व वर्णन न कर आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है। यानी किसी वस्तु का पूर्व वर्णन नहीं करता है, बल्कि उसका आंशिक वर्णन करता है, मतलब थोड़ा बहुत वर्णन करता है, और जो भी करता है वो शुद्धता के साथ करता है। तीसरी विशेषता है मापन की, किसी भी वस्तु का मापन सीधे ना होकर के किसी उपयुक्त माध्यम से होता है। यानी मापन सीधे नहीं होता है, किसी माध्यम से होता है। माध्यम जैसे कि 1 किलो चीनी नापने के लिए 1 किलो बाट का प्रयोग, 1 किलोमीटर की दूरी मापने के लिए मापन का पैमाना। ठीक है, इस तरीके से। चौथी विशेषता, मापन में अनंतता की स्थिति, ठीक है, सेंस ऑफ इन्फाइनिटी पाई जाती है। कभी भी यह बात नहीं कही जा सकती कि हमने छात्र की संपूर्ण उपलब्धि का मापन कर लिया है, यानी मापन कभी पूरा नहीं होता है। क्लियर। पांचवी विशेषता, मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु, ठीक है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार होता है। सातवीं विशेषता, मापन में आंकिक स्वरूप पाया जाता है, यानी मापन में आंकिक स्वरूप होता है। ठीक है, मात्रा के बारे में जानकारी ग्रहण करी जाती है। निरपेक्ष शून्य बिंदु, अगली विशेषता कि निरपेक्ष शून्य बिंदु न होने के कारण से इसकी व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती मापन की। नवीं विशेषता, मापन मूल्यांकन की अपेक्षा कम खर्चीला होता है, यानी कि मूल्यांकन ज़्यादा खर्चीला होता है और मापन बहुत कम खर्चीला होता है। क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, जिन बच्चों को जुड़ना है हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है 91 61 93 60 62 में। अगर आपको मतलब कि जुड़ना है तो आप इस पर नंबर पर एसएमएस करें, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगे। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन के दोनों पेपर के पीडीएफ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। ठीक है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे और जो आप जुड़ जाएंगे। मान लेते हैं आपका 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है, या मान लेते हैं कुछ कम ही सब्जेक्ट बचा हुआ है और आप चाहते हैं 1 मिनट, वैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका बचा हो, अगर आप 5th सेमेस्टर
और 6 सेमेस्टर, चूँकि 6 सेमेस्टर का भी ग्रुप जो है बना दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि 5th में भी हम जुड़ें, 6 में भी जुड़ें, 5th का जो बचा हुआ है पूरा 5th, ठीक है, और 6, तो मात्र 150 रुपीज़ में, चूँकि 6 सेमेस्टर का जो होगा वो 100 रुपये ऑलरेडी उसकी फीस है। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ लेंगे तो आपको मात्र 150 रुपये में ही आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। तो 150 में आपको जो है 5th सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर के PDF नोट्स, ठीक है, जो भी क्लासेस होंगी उस वाले ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। और सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर जो आपका को करिकुलर होगा उसकी तैयारी हो जाएगी बहुत बेस्ट तरीके से। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, 6 सेमेस्टर में, तो उसकी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। और साथ ही साथ में 2 सब्जेक्ट जो आपके और होते हैं मेजर के, उनकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपको जिनको जुड़ना है आप फटाफट से जुड़ सकते हैं। 5th सेमेस्टर का अभी आपका पेपर लगा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला होगी उसकी PDF मिल जाएगी, सब कुछ जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी सबकी PDF आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, चले, और ग्रुप पे से जोड़ दिया जाएगा आपको। तो अगर आपको केवल 5th सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100, केवल 6 सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100, लेकिन अगर दोनों का जुड़ना है तो आपको 150 यानी कि 150 में ही हो जाएगा। चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है भाई, प्रश्न है मापन के क्या कार्य है, मापन के कार्य बताएं। देखिए मुख्य रूप से मापन के कई काम होते हैं, जैसे कि पहला काम है भविष्यवाणी करना, ठीक है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भविष्यवाणी का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति या बालक की वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर ही की जा सकती है। बालक की किस विषय में रुचि अधिक है, किस में उसको अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर वह भविष्य में क्या बन सकता है, इसकी भविष्यवाणी मापन के द्वारा की जा सकती है। इसे मापन में हमने उसका टेस्ट लिया, 5 सब्जेक्ट का उसने पेपर दिया और पाँचों के नंबर अलग अलग आएंगे उसके। अब मैंने देखा कि भाई फलाने क्षेत्र में बच्चा का रुचि ज़्यादा है, चूँकि उसमें उसका नंबर ज़्यादा आया है, ठीक है, तो हम उस क्षेत्र में उसको मोटिवेट करेंगे, उसमें और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। तो मापन के द्वारा क्या होता है, भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो मैंने आपको बताई। दूसरा काम होता है मापन का तुलना करना, ठीक है। तुलना करना कैसे, देखें, मापन के द्वारा व्यक्ति को अंक प्रदान किए जाते हैं जिसके आधार पर उसकी एक छात्र या अनेक छात्रों के साथ तुलना की जाती है। जैसे कि किसी बच्चे को 90% नंबर मिला, किसी को 85% मिला, किसी को 92 मिला, तो तीनों की तुलना हम कर पाएंगे, या किसी को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा, किसी को किस सब्जेक्ट में कम मिला, तो इसके आधार पर हम प्रत्येक छात्रों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्यों वो बालक आगे निकला, क्यों वो बालक पीछे निकला, इसकी भी हम जानकारी ग्रहण कर सकते हैं इसके द्वारा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच अंतर और समानता ज्ञात करके उसकी तुलना की जाती है। इसके लिए मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट का प्रयोग या विभिन्न विषयों में निर्मित उपलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्कूल वगैरह में टेस्ट होता है, वो वही सब करके हम इसके बारे में पता लगा पाते हैं। तीसरा काम होता है मापन का, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, आविष्कार करना। देखिए बिना मापन के कोई भी शैक्षिक अनुसंधान पूरा नहीं होता है। यानी अगर शिक्षा शास्त्र में कोई रिसर्च करना है तो मापन में उसका मापन का सहारा लेना पड़ेगा रिसर्च स्कॉलर को। इसके लिए मापन उपकरणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मापन उपकरणों से यहाँ तात्पर्य परीक्षणों यानी टेस्ट से है। परीक्षण के द्वारा आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण कर नए अनुसंधानों की स्वीकृति मिलती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात है सलाह देना। देखिए शैक्षिक और व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थियों को सलाह देना मापन का प्रमुख काम होता है। व्यक्ति की विभिन्न रुचियां, व्यक्ति किस रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है, इसका अध्ययन मापन के द्वारा किया जाता है। और यह निश्चित किया जाता है कि उसे कौन से विषय लेने चाहिए, कौन से विषय नहीं लेने चाहिए। तो मापन के द्वारा प्रायः हम किसी बच्चे की कैपेसिटी को और उसकी जो एक प्रकार से उसके अंदर जो क्षमता है, उसके जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो किस दिशा में, उसको हम जान पाते हैं, भाप पाते हैं। ये भी काम तो सलाह दे पाते हैं। पांचवा काम होता है निदान करना, ठीक है। बच्चों की कई समस्याएं आती तो उन समस्याओं के निदान में भी मापन की उपयुक्त भूमिका होती है। देखिए जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में निदान का तात्पर्य उपचारात्मक शिक्षा से होता है। ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे की जो समस्या है उसका हल हो जाए। शैक्षिक निदान प्रक्रिया जटिल होती है। इसके अंतर्गत परीक्षाओं के द्वारा बालक की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, पता नहीं चलता है, वरन उसको दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। यानी केवल यह शिक्षा मापन के द्वारा नहीं पता चलते हैं कि केवल उनकी समस्या क्या है, उसकी समस्या का निदान क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जान पाते हैं, इसको भी हम बताते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से निदान करना भी उनकी समस्याओं का, किसकी,
बच्चों की समस्याओं का निदान करना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम होता है, किसका? मापन का। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षण में मापन की उपयोगिता बताइए। शिक्षण में यानी कि पढ़ाई वगैरह में मापन की क्या उपयोगिता होती है टीचिंग में? देखिए, शिक्षण में मापन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सामान्यतः इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहली बात है प्रवेश हेतु। कक्षा में प्रवेश अनेक विद्यालय बहुत सीमित संख्या में रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, जीएनयू में आपको एडमिशन लेना है, या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, तो आपको पहले CUET की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। तब जा कर के आप योग्य होंगे कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, मापन के द्वारा क्या होता है, शिक्षण में सहायता मिलती है कि प्रवेश के लिए कक्षा में हम एक टेस्ट रखते हैं और उसमें जब बच्चा पास होता है तब आगे बढ़ता है। तो ये एक प्रकार सहायता होता है। दूसरी बात, वर्गीकरण हेतु। विद्यालय में श्रेणी विभाजन के लिए मापन जरूरी होता है। जैसे कि एक टीचर को क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं, कई सारे बुद्धि के बैठे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ऐसे में टीचर ये छांट पाएगा कि कौन सा बच्चा का जो बुद्धि लब्धि है यानी इंटेलिजेंट कोशेंट है वो ज़्यादा है, किसका कम है। तो जिसका कम है उस कम वाले बच्चों को इकट्ठा एक ग्रुप बना देगा, ज़्यादा वालों का ग्रुप बना देगा, औसत का एक ग्रुप बना देगा, सभी को अलग अलग ट्रेनिंग देगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, सबके लिए अलग व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से जो है उसका जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। अभिवृद्धि हेतु योग्यता और शैक्षिक स्तर के आधार पर विभाजन हेतु मापन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तुलना हेतु। विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले छात्रों के स्तर निर्धारण हेतु तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भविष्यवाणी हेतु। छात्रों के अर्जन के विषय में पूर्वानुमान शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। विभिन्न स्तर पर मापन के आधार पर शिक्षक यानी टीचर जो होता है सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकता है कि कौन सा बच्चा किस दिशा में जा रहा है और इसका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न है कि व्यक्तित्व के संबंध में युंग का वर्गीकरण कीजिए। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व की को 3 भागों में बांटा है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व और एक उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है बाबू, ये होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी, जैसे कि कुछ व्यक्ति आपको गांव में आपको मिल जाएंगे या शहरों में खास करके ऐसे प्राणी मिलते हैं जिनको केवल अपने से मतलब होता है, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। बस वो अपना खाए, सुबह नहाए, खाना खाए, अपना टिफिन उपिन पैक किया, इसको ऑफिस गए, ऑफिस में अपना काम किया, फिर घर पे चले आए। ज्ञानी होते हैं लेकिन ये बस केवल अपने बारे में ही सोचते हैं या अपने से अधिक जो है चीज़ों को नहीं कर पाते, यानी केवल अपने ही एक प्रकार चीज़ों को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि केवल अपने में लीन रहते हैं, वही होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति। दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं, प्रायः गांव वगैरह में आप देखते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे गांव में निकले और दादा का हाल है, दादी जी प्रणाम, इस तरीके से सबसे मिल भेंट करते हुए, हंसी मस्करी करते हुए और पूरे गांव में निकल गए, या पूरे शहर में ही हैं तो हंसी मस्करी करते हुए, मौज मस्ती करते हुए निकल गए। इस तरीके से ज्ञानी भी होते हैं वो और सभी से मेल मिलाप भी रखते हैं, वो होते बहिर्मुखी व्यक्तित्व। मध्यमुखी या उभयमुखी या वो होते हैं जो कि अंतर्मुखी के गुण कुछ और कुछ बहिर्मुखी के, दोनों को मिला करके तो बन जाता आपका मध्यमुखी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी ऐसे तत्व जो कि पर्सनालिटी को एक प्रकार से डिफाइन करते हैं या उसको जो है उसके निर्धारक तत्व हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख निर्धारक तत्वों में पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपके माता पिता कैसे हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपका वातावरण कैसा है, आपके परिवार कैसा है, आपके आरी पड़ोस कैसे हैं, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब आपका वातावरण होता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, वातावरण और अनुवांशिकता दोनों डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत बताएं। देखिए, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत है शरीर रचना संबंधी सिद्धांत, यानी व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का मतलब एक चीज़ तो सभी को पता होगा कि व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का मतलब केवल सिक्स पैक और डोले सोले बनाने से नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा है, बहुत ज़्यादा शरीर उसकी हष्ट पुष्ट है और वो क्या है, उसके पास बुद्धि नाम मात्र की भी नहीं है, तो वो व्यक्ति पर्सनालिटीदार व्यक्ति नहीं कहा जाएगा।
ऐसे व्यक्ति को पर्सनालिटीदार व्यक्ति कहते हैं या व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं जो व्यक्ति बेटा उसका शरीर भी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो। शरीर का मतलब ये नहीं कि सिक्स पैक बना करके ही शरीर स्वस्थ होती है। शरीर स्वस्थ होनी चाहिए, रोग वोग ना हो उसके अंदर ज़्यादा कुछ, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, दिखने में भी अच्छा हो, बोलने चालने का तौर तरीका पता हो, उसको ज्ञान भी हो, ठीक है। विद्यार्थी हो और ज्ञान वगैरह हो, किसी मुद्दे पर अपना तर्क देने में सक्षम हो, ठीक है। अपने विचारों को बयां करने के लिए दार शब्दों का प्रयोग करता हो। कहने का मतलब यह है कि हर एक क्षेत्र में पर्सनालिटी जो है होती है, तब उसे कहा जाता है। तो शरीर रचना संबंधी सिद्धांत पहला, दूसरा विशेषक सिद्धांत, तीसरा मनोविशेषणवाद सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और चौथा है मांग का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके हैं? व्यक्तित्व के जो है प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताएं। देखिए, व्यक्तित्व को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला है जैविक या आनुवांशिक कारक, जैसे कि शरीर कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, उसकी बुद्धि। और दूसरा होता है पर्यावरणीय संबंधी कारक, जैसे कि भौतिक कारक इसमें हो गया, सामाजिक पर्यावरण कैसा है, आर्थिक पर्यावरण कैसा है, सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, तो ये सब प्रभावित करते हैं। यानी उसका कल्चर कैसा है, उसके आसपास के लोगों का, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, कितना पैसा कमाते हैं उसके बाप दादा या फिर उसके जो है आरी पड़ोस के लोग, उन सभी से उसका प्रभाव पड़ता है। उसके पास कितने भौतिक संसाधन है, कितनी वस्तुएं हैं, जिससे वो एक प्रकार से अपने जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। सामाजिक पर्यावरण, उसके समाज के नियम कायदे कैसे हैं, ठीक है, वो सब भी प्रभावित करता है बच्चे को। इसके अलावा उसका शरीर कैसा, उसके माता पिता का अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उसकी कैसी, उसकी शरीर कैसा है, ठीक है। जैविक या आनुवांशिक कारकों में सब शामिल है। तंत्रिका तंत्र, उसका नर्वस सिस्टम कैसा, उसकी बुद्धि कैसी है, इंटेलिजेंट कोशेंट उसका कैसा है, सारी चीज़ें, ठीक है। IQ लेवल, जिसको इंटेलिजेंट कोशेंट ही कहते हैं। प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण है, पहला है शारीरिक गुण, यानी कि फिजिकल क्वालिटी कुछ होती है, मेंटल क्वालिटी यानी कि मानसिक गुण, और इमोशनल क्वालिटी होती है कुछ, यानी कि मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल, और सामाजिक यानी कि सोशल। यानी अलग अलग व्यक्तित्व में आप मैंने बताया ना कि कुछ शरीर उसकी ठीक ठाक हो, उसका मन बुद्धि ठीक ठाक हो, उसके अंदर इमोशंस ठीक ठाक हो, चीज़ों को समझता हो, फीलिंग को जानता हो, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो कि भाई वो फीलिंग आ रही है कि भाई हंसने वाली और वो रो रहा है, रोने की फीलिंग पर वो हंस रहा है, ठीक है, तो वो दिक्कत की बात है। सामाजिक गुण, यानी कि उसके अंदर समाज में उठने बैठने का तौर तरीका, सामाजिक रीति रिवाज को मानने, और एक प्रकार से क्या करना है समाज में, क्या नहीं करना है, इन सभी का तौर तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है एक प्रकार से व्यक्तित्व के गुण या व्यक्तित्व की जो है क्वालिटी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व को क्रियाशील संगठन किसने कहा। व्यक्तित्व को क्रियाशील संगठन कहने वाले विद्वान है अल्पोर्ट, जेम्स ड्रेबर और बर्ट। इन तीनों ने व्यक्तित्व को क्रियाशील संगठन के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व निरंतर होने की प्रक्रिया में रहता है, किसने कहा था। गैरिसन ने कहा था कि व्यक्तित्व निरंतर होने की प्रक्रिया में रहता है। बेसिकली व्यक्तित्व जो होता है उसमें हमेशा चेंजमेंट आता रहता है, व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा नहीं होता है। क्लियर। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है जैविक कारक यानी आनुवांशिक कारक, दूसरा है पर्यावरणीय संबंधी कारक, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अल्पोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, कैसा दृष्टिकोण रखती है, तो समन्वयवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं अल्पोर्ट महोदय। प्रश्न, व्यक्तित्व विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो सुपर ईगो को प्राप्त करना। इड ईगो एंड सुपर ईगो जो होता है, इसकी अवधारणा किसने दी है, तो सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत में उन्होंने इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करी, इदम अहम और पर अहम की बात करी। सुपर ईगो मतलब होता है पर अहम, ठीक है, पर अहम, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, पिट्यूटरी ग्रंथि बालक के किस अंग में होता है, तो उसके मस्तिष्क में होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रोसार्क विधि के प्रतिपादक कौन है। रोसार्क विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोसार्क, ठीक है। हरमन रोसा या हरमन रोसार्क जो हैं, ये रोसार्क विधि के प्रतिपादक हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व परीक्षण में किस प्रश्नावली को शामिल किया जाता है, तो व्यक्तित्व परीक्षण में प्रतिबंधित तथा चित्रमय प्रश्नावली को शामिल किया जाता है। किसको, चित्रमय प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली को शामिल किया जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन चले।
प्रश्न आ चुका भैया, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। प्रश्न है मूल्यांकन की विशेषताएं बताएं। मूल्यांकन, ठीक है, बताएं। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से मूल्यांकन का अर्थ और प्रकृति आप स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे मूल्यांकन मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। मूल्यांकन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी के मूल्य का अंकन करना। कोई वस्तु वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कीमत डिसाइड होती है। वस्तु की आवश्यकता जितनी अधिक होगी, प्रबल होगी, उस वस्तु की कीमत उतनी ही अधिक होती है। तो एक सामान्य मात्रा की वस्तु की कीमत क्या होगी किसी पर्टिकुलर समय में, वो उसका मूल्यांकन होता है। किसी बच्चे की क्वालिटी क्या होगी, किसी बच्चे की एक प्रकार से वो कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो मूल्यांकन पर डिसाइड करता है। चले, पहली विशेषता, मूल्यांकन एक व्यापक प्रत्यय होता है, यानी कि एक बड़ी प्रक्रिया होती है। यह एक लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। इसमें आप देखते हैं तमाम प्रकार के टेस्ट के द्वारा मूल्य का अंकन किया जाता है। जैसे कि क्लास फर्स्ट में बच्चा का कितना ज्ञान था, क्लास थर्ड में जब वो पहुंचा तो उसके पास कितना ज्ञान हुआ, क्लास फिफ्थ में पहुंचा तो उसके पास कितना ज्ञान है, और जब कक्षा 10 में पहुंच गया तो उसके ने कितना ज्ञान अर्जित किया। ये सब मापना ही मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता है कि यह शिक्षण अधिगम माने क्या होता है, लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग माने सीखना, ठीक है। बच्चे ने क्या सीखा, तो यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। यानी उसकी जो है परिमाण माने क्या होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है वो, और गुणात्मक माने उसकी क्वालिटी। यानी कि एक प्रकार से जो बच्चे ने क्या सीखा, उसने कितनी लर्निंग करी, उसको कितना अध्ययन हुआ, उसका क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों को बताता है मूल्यांकन। इसके अलावा अगली विशेषता है कि मूल्यांकन विधियों एवं तकनीकों का क्षेत्र बहुत, मूल्यांकन की जो विधियाँ होती हैं उसका और तकनीकियों का क्षेत्र कुछ परीक्षणों या परंपरागत तक, मतलब परंपरागत ही सीमित ना होकर के बहुआयामी साधनों के प्रयोग हेतु काफ़ी लचीलापन और व्यापकता प्रदान करता है। यानी कि ये कुछ ही सिद्धांतों पर काम नहीं करता है, बल्कि अलग अलग सिद्धांतों पर काम करता है, और परिवर्तन जो होता है इसमें होता रहता है, और समय के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें होती रहती हैं। पांचवी विशेषता, इसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक यानी कि टीचर, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, और शिक्षण विधियां यानी कि जो टीचिंग मेथड है वो, तथा शैक्षिक व्यवस्था यानी कि जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी गुणवत्ता कैसी रही, इसकी जांच संभव है। यानी कि किसी भी शिक्षक की क्वालिटी में क्या परिवर्तन हुआ, शिक्षक की गुणवत्ता पहले कैसी थी और अब कैसी है, शिक्षार्थी क्वालिटी पहले क्या थी अब कैसी है, शिक्षण की विधियाँ कैसी हैं, इन सभी की क्वालिटी को एक प्रकार से बताना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के कार्य क्या क्या हैं। कई कार्य हैं, कई उद्देश्य हैं मूल्यांकन के, समझने का प्रयास करते हैं। देखें, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य और कार्य निम्न हैं। पहला, मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रश्नों में सुधार किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, अंतिम निर्णय दिया जाता है जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता, दूसरा इसकी जो उद्देश्य है, कार्य है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देशन और परामर्श दिया जाता है कि आप का, चूँकि जब उस पर टेस्ट होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि आप इस दिशा में जाएंगे तो आपका ज़्यादा बेटर होगा, आप फलाने दिशा में जाएंगे तो अलग अलग बच्चों की जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उनकी कैपेसिटी होती है, उनको भाप पाते हैं, ठीक है। तीसरा, अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। इसके अलावा बालक के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। अधिगम संबंधी कठिनाई यानी कि उसको लर्निंग करने में, उसको कोई चीज़ को सीखने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये मूल्यांकन के द्वारा ही हम पता लगा पाते हैं। इसके साथ ही साथ बालक की अधिगम संबंधी जो नवीन प्रविधियां हैं, नई नई जो टेक्निक्स हैं, नई नई विधियां हैं, नई नई जो है प्रकार से मेथड हैं, उनके निर्माण में सहायता भी हमको मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ छात्रों को उनकी प्रगति यानी कि छात्र के प्रोग्रेस के संबंध में जानकारी जो देता है हमको कि छात्र कितना प्रोग्रेस कर चुका है, इसके बारे में जानकारी भी हमको मूल्यांकन के माध्यम से ही होती है। इसके साथ ही साथ प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करके उसमें सुधार करना, ठीक है। प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करना यानी जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में और स्कूल में,
तो वो एक प्रकार से जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसकी जांच करके उसमें सुधार किया जाए, उसमें क्या क्या उस पाठ्यक्रम में या उस सिलेबस में क्या कमियां रह रही हैं, उस सभी कमियों को दूर करना भी मापन का कार्य या उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ अगला उद्देश्य है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना, यानी किसी बालक की क्वालिटी कैसी है, किसी बालक की क्वालिटी कैसी, कि कोई किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की और ज़्यादा है, किसको किस दिशा में जाना है। तो ये यानी बालकों के बीच में जो विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके बारे में पता भी मूल्यांकन के माध्यम से ही हम लगा पाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मूल्यांकन ये होता है। आगे देखेंगे मूल्यांकन की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, मूल्यांकन की कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं एवोल्यूशन की। पहली लिमिटेशन क्या है भाई, देखें, पहली लिमिटेशन है मूल्यांकन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती मूल्यांकन करने के लिए कि भाई एक विशेष ट्रेनिंग एक घंटे या 10 मिनट या जो है 10 दिन तक आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की। इसमें किसी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी इसमें किसी विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। साथ ही साथ में मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का प्रमाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं है, यानी प्रमाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं है इसका कि कोई प्रमाण इसका है या फिर एग्जैक्ट जो है वो नहीं हो पाता इसका। ठीक है, कि यही चीज़ अच्छा है। क्लियर। तो मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का कोई प्रचलित मापदंड या प्रमाणिक मापदंड नहीं जो ये बताए। जैसे मापन में प्रमाणिक होता है चीज़ें कि 1 किलो का बाट इतना ही होगा, लेकिन चूंकि मूल्यांकन जो होता है 1 किलो चीनी जो है उसका दाम कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो उसका मूल्यांकन जो होगा वो समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, लेकिन मापन जो होता है वो सेम ही रहता है। तो आवश्यकता देखें, इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी पहली लिमिटेशन, पहली सीमा। दूसरी सीमितता इसकी ये है कि प्रमाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं इसका। तीसरी सीमितता ये है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षों का समावेश होता है। ठीक है, तो इससे सामूहिक पक्ष इसमें छूट जाता है। इसके अलावा व्यापक प्रक्रिया होने के कारण से इसमें अधिकांशतः शिक्षक रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, बड़ी प्रक्रिया होती है, व्यापक प्रक्रिया होती है। इस वजह से मूल्यांकन का सहारा लेकर के स्टूडेंट की क्वालिटी को पता लगाने में टीचर जो होते घबराते हैं और पिछड़ जाते हैं। ठीक है, ये होता है एक प्रकार से इसके कुछ हानियाँ या लिमिटेशंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, आकलन, मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आकलन क्या है, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, तीनों में अंतर। देखिए आकलन को असेसमेंट कहते हैं, मापन को मेजरमेंट कहते हैं और मूल्यांकन को एवोल्यूशन कहते हैं। तीनों में बहुत ही बारीक बारीक अंतर होता है। उसी अंतर को यहाँ पर समझने के लिए चार्ट हमने प्रस्तुत किया है। देखिए आकलन असेसमेंट, मापन मेजरमेंट, मूल्यांकन एवोल्यूशन। क्लियर। चले, तो पहला जो है आकलन क्या है, यह मापन का सूक्ष्म रूप होता है। आकलन जो होता है किसी चीज़ को आंकना कि वो कितने पानी में है या वो कितना होगा, उसको आंकना ही मापन कहा जाता है। तो यानी मापन का छोटा पार्ट होता है आकलन। यह मूल्यांकन का सूक्ष्म रूप होता है, यानी कि मापन जो आकलन से छोटा मतलब कि मापन से छोटा मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन से छोटा मापन होता है। ठीक है, और मूल्यांकन सबसे बड़ा होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है, मापन का उससे छोटा होता है और आकलन का सबसे छोटा होता है। ठीक है, मूल्यांकन इसका क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है। इसके अंतर्गत आकलन तथा मापन दोनों समाहित रहते हैं, यानी मापन और आकलन दोनों को अपने आप में समाहित कर लेता है कौन, जो है आपका मूल्यांकन। ठीक है, दूसरा अंतर, आकलन प्रक्रिया केंद्रित होती है, यानी कि ये एक प्रोसेस केंद्रित है, प्रक्रिया पर आधारित होता है। जबकि मतलब क्या आकलन, जबकि मापन पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है। किस पर, मापन पाठ्य वस्तु पर केंद्रित होता है, ये प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। और मूल्यांकन परिणाम पर केंद्रित होता है, यानी कि क्या परिणाम निकला बच्चे का, तो वो परिणाम को देखता है कौन, मूल्यांकन परिणाम को खोजता है। ये पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस क्या है वो देखता है मापन, और शिक्षा में। और आकलन जो होता है वो प्रक्रिया क्या है वो देखता है। ठीक है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा चीज़ें करी जा रही हैं, यानी क्या पढ़ाने का क्या तरीका है, ये देखेगा कि सिलेबस क्या है, और ये देखेगा कि बच्चा कितना नंबर लेकर के आया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा अंतर, आकलन के द्वारा सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी डाटा कलेक्शन करना है तो उसकी सूचना प्राप्त करने के जो साधन होते हैं उसको, उसमें आकलन बड़ी भूमिका निभाता है। जबकि मापन के द्वारा केवल सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, यानी सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है मापन के द्वारा। मापन के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है,
आकलन के द्वारा सूचना को प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है कि किन साधनों का प्रयोग करके हम सूचना इकट्ठा कर पाएंगे। सूचना जब एक प्रकार से इकट्ठा होती तो मतलब सूचना प्राप्त करते तो सूचना को इकट्ठा करने का काम मापन करता है। और मूल्यांकन क्रमबद्ध सूचनाओं को, यानी कि जो सूचना इकट्ठा करता है कौन, मापन, उन सूचनाओं को संग्रहित करता है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि उसको क्रमबद्ध करता है, उसको सिस्टम में सजाता है। सूचनाओं को इकट्ठा ये कर दिया लेकिन इसको तालमेल या उसको सीरियल से नहीं, क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखता मापन, जबकि उसको मूल्यांकन जो होता है क्रमबद्ध तरीके से उस पर अध्ययन करता है और उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, ये होता है अंतर। अगला अंतर आप देखेंगे, चौथा अंतर, आकलन। आकलन के द्वारा किसी छात्र का आकलन किया जाता है, उसको आंका जाता है, या किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता है मापन। मापन के द्वारा किसी छात्र के बारे में कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती है, जबकि इसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जाती है कि भाई किसी बालक की क्वालिटी क्या है, किसी बालक को किस कक्षा में जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, मूल्यांकन डिसाइड करता है। पांचवा अंतर है, आकलन जो होता है इसके द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि मूल्यांकन, मापन जो होता है इसके द्वारा कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी होती है, यानी कितने उद्देश्य प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी मापन देता है। और आकलन जो होता है उद्देश्य प्राप्ति के जो साधन होते हैं उनका प्रयोग करता है, यानी कि उद्देश्य प्राप्ति के क्या साधन होंगे, कितना उद्देश्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो मापन देखेगा। और इसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है ये ज्ञात करेगा मूल्यांकन की, यानी कि जो उद्देश्य हमने सोचा था वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो मूल्यांकन होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है, यानी कि आकलन का क्षेत्र छोटा होता है। इसका क्षेत्र आकलन से व्यापक, यानी आकलन से बड़ा होता है मापन, किंतु मूल्यांकन की अपेक्षा सीमित होता है, छोटा होता है, या व्यवहार के कुछ आयामों को ही प्रतीक जो है प्रदान करता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, या छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन करता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको मूल्यांकन कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, सातवां अंतर ये है कि मतलब कि आकलन जो होता है इसमें अधिगम उद्देश्यों से जोड़ा जा सकता है इसकी अभिव्यक्ति अभ्यास के रूप में होती है। ठीक है, इससे मापन से अधिगम उद्देश्यों में सुधार आता है, यानी अधिगम का यानी कि जो उद्देश्य होता है लर्निंग के उद्देश्य में सुधार कौन लाता है, मापन जो होता है लर्निंग के उद्देश्य में सुधार लाता है। मापन क्या करता है, मापन जो होता है लर्निंग के उद्देश्य में सुधार लाता है। आकलन जो होता है बाबू, आकलन जो होता है ये एक प्रकार से अधिगम उद्देश्य क्या होगा इसके साथ जोड़ा जाता है और इसकी अभिव्यक्ति अभ्यास के रूप में होती है, जबकि जो मूल्यांकन होता है यह सुधार के बाद का परिवर्तित रूप होता है, यानी कि सुधार होने के बाद में क्या क्या सुधार हुआ है इसको जांचता है कौन, मूल्यांकन। तो इस तरीके से मापन मतलब आकलन, मापन और मूल्यांकन जो होते हैं इसमें डिफरेंस होते हैं, बहुत महीन अंतर होता है। आकलन सबसे छोटा, उससे बड़ा थोड़ा सा मापन, मापन से और बड़ा मूल्यांकन होता है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है उसके बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो यह परीक्षण विद्यार्थियों और शिक्षकों के अधिगम को प्रभाव उत्पादक बनाने में सहायक होता है। अगर हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण करते हैं तो इससे क्या होता है, विद्यार्थी यानी जो बच्चे हैं उनका और जो टीचर है उनके जो अधिगम है, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, जो टीचर सीख रहा है, उनको दोनों को एक प्रकार से प्रभावित बनाने में सहायक कर सकते हैं या उसको और अच्छा करने में सहायता प्रदान करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। दूसरी बात, इन परीक्षणों से जो फलांक प्राप्त होते हैं वे पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं, अतः इसकी जानकारी विद्यार्थी को मोटिवेशन करने या विद्यार्थी को प्रेरित करने, विद्यार्थी को मोटिवेशन देने में उपयोगी होती हैं। कुल मिलाकर के जैसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा आप लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होती है बेटा वही वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा। क्लियर। यह परीक्षण छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। चौथा काम होता है, इन परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों को समुचित निर्देशन का पालन किया जाता है तथा छात्रों के भावी शैक्षणिक सार के संबंध में समुचित भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा पॉइंट आपका है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर प्रत्येक विषय में छात्रों की प्राप्ति मतलब प्रगति स्तर की जानकारी की जाती है और इन जानकारी को प्राप्त कर छात्रों का संचयी आलेख तैयार किया जाता है कि बच्चे ने कितना प्राप्त किया, कितना जानकारी ग्रहण करी है। तो उन सभी को एक प्रकार से वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर प्रत्येक विषय में छात्रों की जो प्रगति है, उसने क्या प्रोसेस किया है, उसको एक प्रकार से जान पाते हैं हम। साथ ही साथ में जानकारी को प्राप्त करने के बाद में छात्रों का जो संचयी आलेख है उसको तैयार कर सकते हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा
के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्टूडेंट के संरक्षकों को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके उनके परामर्श दिया जाता है उनको कि आप बच्चे को किस दिशा में ले जाएं। यानी व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, मतलब कि जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, इसकी जब टेस्ट होता है ये, तो इससे आप बता पाते हैं कि भाई बच्चा कितना पढ़ चुका है, कितना टैलेंटेड है। उसके माता पिता को उसको बताने में कोई हैरानी नहीं होती, उसमें सरलता महसूस होती है। इसके अलावा प्रवेश और नियुक्ति के समय छात्रों में सहायक होती है ये जो एक प्रकार से परीक्षा होती है, ठीक है। इसलिए अधिकतर परीक्षाएं आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की ही करवाई जाती हैं, ठीक है। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी करवाती हो, आप देखते हैं यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं बहुत सारे विश्वविद्यालय भी करवाते हैं और बहुत सारे कंपटीशन में होते हैं। उपलब्धि और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है? देखिए, उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि माने जो आपने प्राप्त किया, जो आपकी उपलब्धि है उसी को जांचना, ठीक है। कोई बच्चा कक्षा 2 में रहता है और वहाँ से चल करके वो कक्षा 10 में प्राप्त हो, तो कक्षा 10 में पहुँचता है, तो कक्षा 10 में पहुँचने के बाद यानी 8 सालों में उसने क्या प्राप्त किया, क्या उपलब्धि रही उसकी, वो उपलब्धि परीक्षण होता है। और उसका बुद्धि परीक्षण जो होता है, उसकी बुद्धि को, उसकी इंटेलिजेंस को मापना, ठीक है, वो बुद्धि परीक्षण होता है। वो किसी मुद्दे पर कैसा सोच समझ पाता है, वो उसकी बुद्धि परीक्षण है। देखिए, पहला अंतर, बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति में निहित विभिन्न मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का मापन किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति की मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी कैसी है और उसकी मेंटल कैपेसिटी कैसी है, उसको हम जांचते हैं बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ठीक है। जबकि उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा बालक की अर्जित ज्ञान और कुशलता का मापन किया जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया और कितना सीखा। जैसे मैंने आपको बताया कक्षा 2 में बच्चा था, कक्षा 10 में पहुंचा, तो वो 8 सालों के दौरान बच्चे ने क्या सीखा, वो उसका उपलब्धि परीक्षण है। बच्चे ने 2 सालों में क्या सीखा, उसका उपलब्धि परीक्षण है। लेकिन वह एक प्रकार से उसकी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता और मानसिक क्षमता उसकी कितनी है या डेवलप हुई है, वो एक प्रकार से बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। दूसरा अंतर, बुद्धि परीक्षण के द्वारा बालक के सामान्य मस्तिष्क विकास एवं गुण का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या होता है, बालक का जो मानसिक विकास है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो एक प्रकार से कैसा हो रहा है और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है मेंटल डेवलपमेंट की, ठीक है। जबकि उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालक ने विषय विशेष में कितना सीखा और कितनी प्रगति की। यानी कोई विशेष विषय था या किसी विषय में बच्चे ने कितना सीखा या उसकी एक प्रकार से मतलब कितना सीखना बाकी है, कितनी प्रगति करी है, इस सब चीज़ों को जानने के लिए हमको उपलब्धि परीक्षण का सहारा लेना पड़ता है। तीसरा अंतर है, बुद्धि परीक्षणों में गति का बहुत महत्व होता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में शक्ति प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, गति का बड़ा महत्व होता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में शक्ति प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये कुछ अंतर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चले, प्रश्न है भैया, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या डिफरेंस है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण जब किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में हम बुद्धि का जांच करते हैं वो होता है। सामूहिक मतलब एक समूह का अध्ययन करते हैं वो होता है, ठीक है। तो इसका अंतर समझ ले, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए, एक समय में केवल एक व्यक्ति की ही जांच हो सकती है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में अनेक व्यक्तियों की जांच हो सकती है, ठीक है। दूसरा अंतर होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण समय तथा धन इसमें अधिक खर्च होता है, जो कि एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन होता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में इसमें एक प्रकार से धन की भी और समय की बचत होती है। तीसरा अंतर, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यह जांच छोटी आयु के लिए उपयुक्त होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण छोटी और बड़ी दोनों आयु के लिए एक प्रकार से उपयुक्त होता है, ठीक है। इसके प्रयोग के लिए यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम से पारंगत हो, उसकी ज़रूरत होती है इसके लिए। इसके साथ ही साथ जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है इसका प्रयोग मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। यानी जो ऐसा व्यक्ति जो मनोविज्ञान का ज्ञान रखता हो, ठीक है, जो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखता हो, वह व्यक्ति सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए उपयोगी होगा, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति, एक ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कर सकता है, ठीक है। वहीं पर अगला अंतर आपका हुआ, अगला अंतर है, देखें,
जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय होता है तथा प्रामाणिक होता है, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनल जो है एक प्रकार से जानकारी होती है इसमें। दूसरी बात, यह अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होता है और प्रामाणिक होता है, मतलब कि ये कम प्रामाणिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई ये समूह के बारे में जानकारी ग्रहण करनी होती है। ऐसे में क्या होता है कि सामूहिकता में थोड़ा लचीलापन जरूर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। शाब्दिक बुद्धि मतलब शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? उत्तर लिखेंगे कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेडिंग डाल करके कि इसमें किसमें शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग ही अधिक होता है। इसका भाषा का प्रयोग ही अधिक किया जाता है। इस परीक्षा में एक साथ बहुत से प्रश्न एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में संग्रहित करे जाते हैं। कई सारे प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न पुस्तिका होती है, उसमें लिख लेते हैं। क्वेश्चन नायर प्रश्नावली की भांति होता है। शाब्दिक परीक्षाओं में शब्दों का और संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इन परीक्षाओं से बालकों की शाब्दिक योग्यता का मापन होता है। शाब्दिक परीक्षा के प्रश्नों के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे कि शाब्दिक परीक्षा कैसे होती है, ऐसे कुछ प्रश्न इसमें होते हैं। जैसे कि प्रश्न हो गया आपका, मान लेते हैं शाब्दिक परीक्षण, जैसे कि ये निम्नलिखित में से जो शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है उसके नीचे रेखा खींचिए। ऐसे प्रश्न आपसे आते हैं, ये शाब्दिक प्रश्न होते हैं। जैसे कि 4-5 से चीज़ें लिखें, जैसे कि कुर्सी, मेज, अलमारी, पलंग और कमीज़। आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है, भिन्न माने अलग हैं, उसके नीचे रेखांकित कीजिए। अब आप कहें गुरुजी आपने तो सबके नीचे रेखा पाड़ दी, वो रेखा मैंने नहीं पाड़ी। अब यहाँ पर देखिए, कुर्सी जो है बाबू, कुर्सी लकड़ी की बनती है, मेज भी लकड़ी की बनती है, अलमारी भी लकड़ी की बन सकती है और पलंग भी लकड़ी का बन सकता है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं एक जैसी वस्तुओं से बन सकती हैं या एक जैसी है। जैसे पलंग, अलमारी, मेज, कुर्सी, ये सब एक जो है उपयोग के साधन हैं जो कि लकड़ी की वस्तुओं से बनते हैं या फिर आपका वो अलग टाइप के, ये तीनों एक जैसे मेल खाते हैं। जबकि कमीज जो होता है इन चारों से अलग होता है। तो कमीज जो है यहाँ पर मैंने रेखांकित कर दिया, कमीज जो है यहाँ पर उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं शाब्दिक जो है योग्यता की टेस्ट करने के लिए बच्चे के। दूसरा प्रश्न ऐसे देखें, निम्नलिखित 5 शब्दों में से किसका बाकी चारों से मेल नहीं है? जैसे देखिए, चीन एक देश है, जापान एक देश है, भारत एक देश है, फ्रांस भी एक देश है, जबकि बम्बई जो है एक सिटी है भारत की। तो इसलिए बम्बई बिल्कुल अलग है इन चारों से। यानी चीन, जापान, भारत और फ्रांस एक देश हैं, जबकि बम्बई जो है एक जो है आपका शहर है। ठीक है, भारत का महानगर है। ऐसे ही अगला प्रश्न, रात का उल्टा है। अब रात का उल्टा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रजा, राजा, दिन या शाम। देखिए, अब रात का उल्टा क्या होगा, यही शाब्दिक परीक्षण है। तो रात का उल्टा क्या होगा? दिन होगा। रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। क्लियर। ऐसे ही अगला प्रश्न, 4, 8, 12, 16, 20 इन संख्याओं के क्रम के अनुसार आगे की संख्या लिखिए। जैसे रीजनिंग में आप देखते हैं तो सेम रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस। देखिए, अब 4 लिखा है, 4 के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप। 8, 12 के बीच में 4 का गैप। ठीक है, 12, 16 के बीच में 4 का गैप, 16, 20 के बीच में 4 का गैप। तो अगला गैप कितने का होगा? 4 का गैप ही होगा। यानी यहाँ पर 24 संख्या भरी जाएगी। ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको दिख रहा है 4 दूनी 8, दूनी 16 दून। देखिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 से 24, यानी जहाँ पर 24 ही आएगा आपका। यहाँ पर 24 हो गया। तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछाता है। ठीक है, श्रृंखला में। देखिए, पर्वत का अर्थ क्या होता है? पर्वत का अर्थ है मैदान, पर्वत का अर्थ नहीं होगा। किनारा भी नहीं होगा। पहाड़ पर्वत का अर्थ हो सकता है, पत्थर नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरीके से पर्वत का मतलब क्या होता है? पहाड़, पर्वत जैसे एक ही शब्द, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो परीक्षण होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसी को शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें शब्दों के कई समूह होते हैं और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको पता लगाना होता है कि कौन सा शब्द जो है इसमें से सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न है, आकलन किसे कहते हैं? बताएं। आकलन, देख, किसी के बारे में निर्णय देना आकलन कहलाता है। इरविन कहते हैं कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर अनुमान होता है या किसी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना,
संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग करके छात्रों का विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में शामिल होता है। यानी ये एक प्रकार से अधिगम को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, आपके सीखने की प्रक्रिया को और बढ़ा सकता है, छात्रों का विकास करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, साथ ही साथ में किसी वस्तु को परिभाषित करके उसका चयन करना हुआ, उसकी रचना, उसका संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग करके छात्रों का विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में आकलन सामने आता है। अगला प्रश्न, आकलन की विशेषताएं बताएं। देखिए, आकलन की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है आकलन में विश्वसनीयता होती है। दूसरी वैधता, यानी कि इसकी एक प्रकार से एक वैधता होती है। वैधता मतलब क्या होता है कि वैलिडिटी होती है, साथ ही साथ में ये मान्य होता है, सर्वमान्य तरीका होता है, मानवीकरण होता है, व्यवहारिकता पाई जाती है और उपयोगिता भी इसकी बहुत ज़्यादा है। किसकी? आकलन की। आकलन की उपयोगिता हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, बच्चों के संदर्भ में आकलन का क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चों के संदर्भ में आकलन का निम्न उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है बच्चे क्या जानते हैं। ठीक है, बच्चे क्या जानते हैं इसका पता आकलन के द्वारा लगाया जाता है। बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है ये भी पता लग सकता है। ठीक है, बच्चा क्या चाह रहा है, उसका उचित स्थान निर्धारण करने में भी मदद करता है आकलन। साथ ही साथ में बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में, कि बच्चे को किस तरीके के पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बनाना चाहिए, कैसे चयन करना चाहिए बच्चों को, किस तरीके का पाठ्यक्रम, ये भी आकलन के द्वारा डिसाइड हो जाता है। अगला प्रश्न, परिवार के संदर्भ में आकलन का क्या उद्देश्य है? देखिए, परिवार के संदर्भ में आकलन का निम्नलिखित उद्देश्य है, निम्नांकित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है माता पिता को बच्चों की प्रगति और अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। ठीक है, बच्चों को बच्चों की प्रगति और अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जानकारी मिलती है माता पिता को। माता पिता यह जान पाते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस और बच्चा कैसे जो सीखेगा उसके बारे में बच्चे को बताना कि भाई आप ये पढ़ो, ऐसे सीखो, इस तरह की जानकारी माता पिता को मिलती है। घर की गतिविधियों और अनुभवों से संबंधित स्कूल की गतिविधियाँ भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से परिवार के संदर्भ में भी आकलन का बढ़िया उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आकलन के मौलिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। आकलन के निम्नलिखित मौलिक तत्व हैं, जैसे कि पहला है अधिगम परिणामों के वितरण का सूत्रीकरण, दूसरा है आकलन के मापन का चयन या विकास, तीसरा है परिणाम हेतु अनुभव नेतृत्व का निर्माण, चौथा है वाद विवाद और आकलन परिणाम। ठीक है, इस तरीके से आकलन के मौलिक तत्वों का उल्लेख इस तरीके से आप कर सकते हैं 4। अगला प्रश्न, शैक्षिक आकलन का क्या महत्व है? देखिए, शिक्षकों के मार्ग प्रदर्शन की समझ, प्रदर्शन के ज्ञान और प्रदर्शन की योग्यता दर्शाने के मानकों को स्थापित करने में शैक्षिक आकलन सहायता करता है। ठीक है, आकलन का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होती है? आकलन की सबसे महत्वपूर्ण गुण या क्वालिटी क्या होती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि आकलन का सबसे महत्वपूर्ण गुण विश्वसनीयता उसकी होती है। ठीक है, इसके आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं। आकलन किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में किया जाए, किंतु उसका परिणाम जो होता है सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। यानी आकलन आज हमने किया किसी चीज़ का तो वो उतना है, और 10 दिन बाद किया तो भी उतना आए, तो जान लीजिए आकलन तभी माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता होती है वो होती है उसकी विश्वसनीयता। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में क्या अंतर है? अधिगम का आकलन यानी कितना सीखा, और अधिगम के लिए आकलन यानी सीखने के लिए आकलन करना, ये इसमें क्या अंतर है? देखिए, अधिगम के आकलन से हमारा आशय छात्र द्वारा प्राप्त वास्तविक या व्यवहारिक ज्ञान से है। यानी अधिगम के आकलन का मतलब क्या होता है कि छात्र ने कितना प्राप्त किया, कितनी जानकारी प्राप्त करी, ऐसा आकलन होता है अधिगम का आकलन। जो वह विद्यालय, समुदाय और समाज आदि तमाम स्थानों से सीखता है, वो आकलन जो होता है अधिगम का आकलन होता है। अधिगम के लिए आकलन से हमारा तात्पर्य ये होता है कि छात्रों के ज्ञानात्मक तथा अन्य पहलुओं की जानकारी के अभाव में या कमी में भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उन्हें सरल और सहज माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, ये होता है अधिगम के लिए आकलन। यानी कि अधिगम के लिए आकलन मतलब क्या होता है कि छात्रों के ज्ञानात्मक और अन्य पहलुओं की जानकारी के अभाव में, कमी में, कि छात्र जो है कि छात्र का ज्ञान कितना है, छात्र किन पहलुओं के बारे में जानकारी रखता है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, फिर भी पाठ्यक्रम का निर्माण करें और उन्हें सरल और सहज माध्यम से ज्ञान प्रदान कराएं, ये होता है अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का गुण किस परीक्षा में किया जाता है? तो मौखिक परीक्षा में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का गुण जो है प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का अर्थ क्या बताएं? देखिए, बुद्धि एक स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त मानसिक योग्यता होती है, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि की एक परिभाषा दीजिए। तो थर्स्टन महोदय कहते हैं कि बुद्धि में शाब्दिक आगमन, तर्क शक्ति, निगमनांतर तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, वस्तु प्रेक्षण शक्ति, संख्या की गणना तथा प्रतिबोधक गति सम्मिलित होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें बुद्धि के व्यापक पहलुओं को समाहित भी किया गया है। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो बुद्धि के कई प्रकार हैं। पहली है मूर्त बुद्धि, ठीक है, जो दिखती है। दूसरी अमूर्त बुद्धि, जिसको यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, जो नहीं दिखती। तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है, और मूर्त बुद्धि। चले, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, बुद्धि की विशेषताएं लिखें। देखिए, बुद्धि के प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरी, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। तीसरी, बुद्धि व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, आपके जो पूर्व अनुभव है वो एक प्रकार से कुछ ही वर्तमान की समस्या को सुलझाने में मदद अगर कर दें तो जान लीजिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा हुई। बुद्धि जन्मजात होती है लोगों में। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। और बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि के द्वारा हम बड़े से बड़े खतरे को कम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। अमूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि का क्या काम होता है? देखिए, यह बुद्धि व्यक्ति में ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान उत्पन्न करती है। ज्ञानोपार्जन मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक रुझान उत्पन्न करती है। अमूर्त बुद्धि जो होती है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए हमको मोटिवेट करती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। देखिए, बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। जैसे पहला एक कारक सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, तीसरा है बहुकारक सिद्धांत, चौथा है समूह कारक सिद्धांत, पांचवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये बुद्धि के कई सारे सिद्धांत हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक है टर्मन, बिने और स्टर्न महोदय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन भाई? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। ये बस सब बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट क्वोशेंट अंग्रेजी में कहते हैं। इसी को IQ भी कहा जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ठीक है, IQ लेवल। तो बुद्धि लब्धि किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालिक आयु या वास्तविक आयु की अनुपात होती है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, बुद्धि लब्धि अगर आपको निकालना है किसी बच्चे का, तो IQ होता है बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशेंट। उसकी मानसिक आयु क्या है और उसकी शारीरिक आयु क्या है, उसके गुणे 100 कर दें। जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा है, वो एक प्रकार से 20 साल का है। कोई बच्चा 20 साल का है और व्यवहार कर रहा है वो कितने साल के बच्चों जैसा? 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो उसकी 15 साल उसकी क्या होगी? मानसिक आयु होगी। वास्तविक आयु 20 साल की होगी, गुणे 100 कर देंगे, बुद्धि लब्धि निकल आएगी। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 हो गया, 15 पचे 75। यानी उसका एक प्रकार से बुद्धि लब्धि कितनी है? 75 है। यानी वो एक प्रकार से बुद्धि लब्धि में वो थोड़ा मूर्ख टाइप का बच्चा होगा या थोड़ा सा कम बुद्धि वाला होगा। बुद्धि लब्धि अगर 90 के ऊपर जाती है आपकी, ठीक है, मतलब कि 90 से 110 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि आपकी रहती है, तो आप मान लीजिए कि बुद्धि मतलब सामान्य या औसत बुद्धि लब्धि है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि की क्या उपयोगिता होती है, लिखिए। इंटेलिजेंट क्वोशेंट की क्या उपयोगिता है? देखिए, बुद्धि लब्धि की निम्न उपयोगिता है। पहली है कि बालक की मानसिक स्थिति ज्ञात हो जाती है और उसके मानसिक विकास में सहायता मिलती है। उसके बारे में जान पाते हैं कि भाई इसकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसा, तो उसके लिए वो ऐसी व्यवस्था करके हम उसकी बुद्धि लब्धि को या बुद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, बालक को आगे बढ़ने के लिए तदोचित निर्देशन दिया जा सकता है, जिससे उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। चूँकि उसकी जब हम पता लगा लेंगे कि भाई इसकी क्या कमियां हैं, तो उसी कमियों के अकॉर्डिंग उस पर हम काम करेंगे, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह विचार किसका है? तो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। टर्मैन महोदय ने इस परिभाषा को दी है बुद्धि के। क्रमिक महत्व के सिद्धांत के समर्थक कौन है? मनोवैज्ञानिक बर्ट और बर्नन महोदय ने जो है
क्रमिक महत्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं का समूह है। थ्रस्टन कहते हैं कि बुद्धि जो होती है 7 मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। कितने? 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है क्या? ठीक है, बुद्धि। किसने बताया? थ्रस्टन ने। अगला प्रश्न, संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मनोवैज्ञानिक जी थॉमसन जो हैं वो संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया है? तो सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। इस तरीके से थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। ठीक है, स्थूल माने बड़ी और सूक्ष्म माने छोटी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, प्रश्न देखेंगे, मनोवैज्ञानिक बिने, टरमैन और स्टर्न ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? एक सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन किया है बिने, टरमैन और स्टर्न ने। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कितने सिद्धांतों को स्वीकार किया है? तो 9 मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के निम्नलिखित तमाम सिद्धांतों को स्वीकारा। पहला है एक सत्तात्मक सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, द्वितत्व या द्विखंड का सिद्धांत, बहुतत्व या बहुअसत्तात्मक खंड का सिद्धांत, मानसिक योग्यता का सिद्धांत, वर्ग घटक या संघात्मक सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ये तमाम प्रकार के सिद्धांत है। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप लिख दीजिएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये सिद्धांत कौन सा है, बस ये पूछा जाएगा कि भाई सिद्धांत कितने, तो आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न, वुडवर्थ ने बुद्धि को कितने तत्वों को स्वीकारा है? वुडवर्थ ने बुद्धि के 4 तत्वों को स्वीकार किया है। पहला है, अतीत के अनुभवों का प्रयोग किया जाता है, नवीन परिस्थितियों से समायोजन आप कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि के द्वारा क्या होता है? अनुभवों का, आप अतीत के जो अनुभव है उसका प्रयोग करके वर्तमान में मौज काट सकते हैं। ठीक है, वर्तमान की समस्याओं से जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। नवीन परिस्थितियों से समायोजन आप कर सकते हैं, परिस्थितियों को समझ सकते हैं और क्रियाओं को व्यापक दृष्टिकोण से देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, एक जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न, बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में विभाजित किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बुद्धि को थॉर्नडाइक महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया है भाई? बुद्धि को थॉर्नडाइक महोदय ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? थॉर्नडाइक महोदय ने 3 भागों में बांटा है। पहला सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, दूसरी स्थूल और तीसरी सूक्ष्म। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसे कहते हैं? देखिए, अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं। जब अनुभूतियाँ खूब ज़्यादा एक प्रकार से आप डीपली जाकर के उसमें रिसर्च करें, सोचें, तो उसी को संवेग कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। संवेगों के द्वारा, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। तो इमोशंस के द्वारा या संवेगों के द्वारा अस्थायी भाव तथा आदर्शों को विकसित किया जाता है। ऐसे भाव जो आपके अंदर दमित हैं, अवस्था में हैं, वो जागृत होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, संवेग के 2 उपयुक्त परिभाषा दीजिए। पहला है, वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि संवेग हमारे शरीर या संवेग शरीर को आंदोलित करते या शरीर की आंदोलित दशा होती संवेग, वह अनुभूति की क्षुब्ध दशा होती है, ये वुडवर्थ ने कहा। दूसरी परिभाषा पीटी यंग ने दी है। इन्होंने कहा कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत उसका व्यवहार, चेतना, अनुभव, ये सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से संवेग की परिभाषा इन लोगों ने दी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने संवेग को समझा, सारी चीज़ें आपने जान ली। ठीक है, इससे पहले आपने कल की वीडियो में हिंदी के पेपर 2 का हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आपने देखा होगा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने दिया। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।